हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके ट्रैकर पर। देखिए फ्रेंड्स, आज से हम हिंदी की भी शुरुआत करने वाले हैं और इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी के महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों की एमसीक्यूज़ के फॉर्म में। उनको पढ़ेंगे उनसे रिलेटेड एक्स्ट्रा नॉलेज के साथ, ठीक है। बीच बीच में हिंदी की जो टॉपिक वाइज वीडियोस हैं वो भी आती रहेंगी और प्रैक्टिस हम ज़्यादा करते रहेंगे ताकि हिंदी आपकी यहीं से मैक्सिमम कवर हो जाए, ठीक है। जैसे वन लाइनर वाले जो प्रश्न आते हैं, साहित्य से आते हैं, पत्रकारिता से आते हैं, ठीक है, जो तत्सम तद्भव मुहावरे, सबको हम कोशिश करूंगा मैं आपको कि एक वीडियो में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस का मैं यहाँ पर सॉल्यूशन करा दूँ और आपके 20 से 30 क्वेश्चन हर वीडियो में आपके तैयार हो जाएँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक ज़रूर करें। देखिए पहला प्रश्न है आज का, और फ्रेंड इस वीडियो के अंत में अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करें कि आपके 20 में से हिंदी में कितने मार्क्स आ रहे हैं, क्योंकि हिंदी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी एग्जाम में, ठीक है। जो उत्तराखंड में होते हैं तो 20 नंबर की हिंदी पूछी जाती है और आपको अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करना है। पहला प्रश्न है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? तो देखिए, अगर अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास पूछेगा, लिपि पूछेगा, तो लिपि कौन सी है? लिपि बोला जाता है ब्राह्मी लिपि का, ठीक है। क्योंकि आपको अगर ऐसा प्रश्न बनता है कि सभी लिपियों का जो आदि जननी है किसको बोला जाता है, तो जननी बोला जाता है ब्राह्मी लिपि को, क्योंकि ये सबसे शुरुआती लिपि है। और अगर पूछेगा कि सभी भाषाओं की आदि जननी भाषा किसको बोला जाता है, तो आदि जननी भाषा संस्कृत को बोला जाता है, क्योंकि सभी भाषाएं जो हैं वो संस्कृत से ही बनी हैं। जो मैक्सिमम भाषाएं हैं वो संस्कृत से बनी हैं और लिपि किससे बनी है? ब्रह्म लिपि से, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, भाषा शब्द में कुल कितने वर्ण हैं? देखिए वर्ण होते क्या हैं? देखिए वर्ण सबसे जो होता है वो भाषा होता है ना, सबसे बड़ा शब्द। भाषा की इकाई क्या होती है? भाषा की जो छोटी इकाई है वो होती है वाक्य। वाक्य किनके मिलकर बना होता है? उपवाक्यों से मिलकर बना होता है वाक्य, और उपवाक्य बने होते हैं पदबंधों से मिलकर। पदबंध पदों से मिलकर बने होते हैं पद, जिनको शब्द भी बोला जाता है, ठीक है। और शब्द बना होता है अक्षर से मिलकर, और अक्षर बने होते हैं वर्णों से मिलकर। तो यानी कि जो वर्ण है ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है, और आपको पूछ रहा है कि ये जो शब्द है भाषा, इसके अंदर कितने वर्ण हैं। तो वर्णों की गिनती कैसे करते हैं? देखिए पहले तो आपका हो गया, एक तो भा हो जाएगा, ठीक है, और फिर क्या आएगा? इसके साथ जितने भी व्यंजन होते हैं उनके साथ आ का जो उच्चारण होता है वो होता ही है। हम केवल ध्वनि को यहाँ पर गिनते हैं, क्योंकि वर्ण या ध्वनि दोनों एक ही बोले जाते हैं। तो भा, उसके साथ आ होता है, फिर शा आता है, और फिर उसके साथ आ होता है। तो यहाँ पर वर्णों की संख्या कितनी है? तो वर्णों की संख्या है 4। और अगर यहाँ पर ये पूछता कि अक्षर कितने हैं, तो अक्षर यहाँ पर होते 2। तो आपको ये ध्यान में रखना है। वर्णों को आप ध्वनि के आधार पर गिने कि ध्वनि आपको कितने, यहाँ पर जो अक्षर है उनकी ध्वनि सुनाई दे रही है, कितने वर्णों की ध्वनि सुनाई दे रही है। तो भाषा शब्द में 4 वर्ण हैं, यानी कि 4 ध्वनियाँ हैं यहाँ पर। अगला है, वर्णमाला किसे कहते हैं? देखिए वर्णमाला किसको कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अगर बात की जाए कि वर्णों की संख्या कितनी है, तो अगर हम बात करें उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी है, तो उच्चारण के आधार पर 45 है, और अगर लेखन के आधार पर बात होगी तो लेखन के आधार पर 52 है। जब हम वर्णमाला पढ़ेंगे वहाँ पर मैं आपको अच्छे से इसको समझाऊंगा कि कौन सा वर्ण हम कहाँ पर गिनते हैं और कहाँ पर नहीं गिनते हैं, ठीक है। अगला है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। देखिए मैंने हर टॉपिक से लगभग एक क्वेश्चन यहाँ पर डालने की पूरी कोशिश की है। अब यहाँ पर प्रश्न आ गया, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी जो है, यानी कि जो सही करेक्ट लिखा है, जिसमें मात्राएं बिल्कुल करेक्ट है, वो कौन सा शब्द है? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन डी, निरीक्षण। निरीक्षण क्या है? इसकी वर्तनी बिल्कुल शुद्ध है। अगर इसकी बात करें तो ये तो गलत है, क्योंकि ये वाला सही है, निरीक्षण है, मात्रा इधर को आती है। पीताम्बर की बात करें तो इसमें भी बड़ी ई की मात्रा आती है, और यानी में भी मात्रा बड़ी ई की आती है, ठीक है। अगला है, धनेश्वरी में कौन सी संधि है? देखिए धनेश्वरी में कौन सी संधि है, तो हमको ये बताना है। इसके अंदर है वृद्धि संधि, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वृद्धि संधि में क्या होता है? वृद्धि संधि में ए या ओ का साइन बनता है, या इसका साउंड आता है ए या ओ का, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। यानी कि अगर जब हम संधि पढ़ेंगे इसको हम वहाँ पर बाकी पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। आप अभी केवल इतना ध्यान रखिए, धन ऐश्वर्य, तो यहाँ पर ए का साउंड आ रहा था, तो हमने क्या कर दिया, इसको वृद्धि संधि में बना दिया। वैसे होता क्या है कि अगर आ और आ मिलाकर इनके बाद दूसरे शब्द में क्या आ जाए, अगर ए या फिर ए वाला आ जाए, तो हम इसको ये बना देते हैं, साउंड इसका आ जाता है, और ओ का भी आता है। अगर आ और आ के बाद ओ और औ आ जाता है, तो साउंड किसका आता है? फिर औ का ही आता है। तो वही हमने देखना था, वृद्धि संधि। संधि को जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तब वहाँ पर इसकी बात करेंगे। तो अब वृद्धि संधि में आपको केवल इतना ही ध्यान रखना है।
अगला है हिंदी के उपसर्गों की संख्या कितनी मानी जाती है। देखिए उपसर्ग क्या होते हैं, जो किसी भी शब्द के आगे लगते हैं और उसका मतलब ही चेंज कर देते हैं, उस शब्द का अर्थ ही बदल देते हैं, वो होते हैं उपसर्ग। ठीक है, तो उपसर्गों की संख्या कितनी है हिंदी के, तो वो कितने हैं, उनकी संख्या है 13। और अगर पूछेगा संस्कृत के कितने हैं, तो संस्कृत के उपसर्ग हैं 22। ठीक है, तो उपसर्गों होते क्या हैं, जो वाक्य में आगे प्रयुक्त होते हैं। और हिंदी की संख्या कितनी है, हिंदी में उपसर्ग है 13 और संस्कृत में है 22। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो देखिए प्रत्यय जो होता है ये अंत में लगा होता है, और लेखक शब्द में कौन सा प्रत्यय है वो हमको बताना है। तो यहाँ पर है अक, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। लेखक में जो अक प्रत्यय है वो लगा हुआ है। ठीक है, ऐसे प्रश्न पेपर में कई बार बन जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इनमें से तो कई सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। अगला है बुखार किस भाषा का शब्द है। देखिए आजकल जैसे कोरोना वायरस चल रहा है, तो ऐसे शब्द हो सकता है पेपर में आ जाए इसी से रिलेटेड। तो बुखार जो है ये कौन सी भाषा का शब्द है, ये आपने बताना है। फारसी भाषा का ये शब्द है। ठीक है, बुखार कौन सी भाषा का है, ये फारसी भाषा का शब्द है। निम्नलिखित में से तद्भव का चयन कीजिए। देखिए तद्भव और तत्सम आपने पढ़े होंगे, इनको याद करना पड़ता है, कुछ कुछ में ट्रिक्स होती है। जब हम तत्सम तद्भव पे आएंगे तो मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा और इनको कुछ याद भी करेंगे महत्वपूर्ण वालों को। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहा है कि तद्भव का चयन करना, आपको इनमें से पहचानना है कि तद्भव शब्द कौन सा है, और इनमें से 3 जो है वो तत्सम है। देखिए अमूल्य शब्द कैसा है, अमूल्य शब्द पहले मैं आपको तत्सम और तद्भव बता देता हूँ शॉर्ट में। देखिए तत्सम वो होता है जो संस्कृत का शब्द होता है, और तद्भव वो हो जाता है जो संस्कृत से आकर हिंदी में प्रयोग होने लग जाता है, यानी कि जिसमें चेंज होकर वो हिंदी में आ जाता है, उसको हम तद्भव कहते हैं। और तत्सम यानी कि शुद्ध संस्कृत का शब्द है, उससे कोई छेड़छाड़ नहीं है। तो अमूल्य जो है ये तत्सम शब्द है, ये संस्कृत का है। अगर इसका हम तद्भव बनाएंगे तो ये हो जाएगा अमोल। ठीक है, ग्रामीण की बात करें तो ये भी संस्कृत से है, तत्सम है ये भी, और इसका अगर हम तद्भव देखेंगे तो वो हो जाएगा गंवार। ठीक है, गांव का है यानी कि गंवार। अगर हम बात करें गवैया तो ये एक तद्भव शब्द है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्योंकि इसका जो तत्सम होता है वो होता है गायक। ठीक है, और अगर बात करें गुण की तो ये भी तत्सम शब्द है और इसका तद्भव होता है गुण। तो देखिए एक प्रश्न से आपके 4 यहाँ पर शब्द तैयार हो गए। ठीक है, अगला है वहाँ कई प्रकार के तेल बिकते हैं, में तेल कौन सी संज्ञा है। देखिए यहाँ पर इसको में कर देना। तो वहाँ कई प्रकार के तेल बिकते हैं, इसमें तेल जो है वो कौन सी संज्ञा है। तो देखिए कई प्रकार के तेल बोल रहा है, यानी कि जो तेल है वो पूरी जाति को वहाँ पर सूचित कर रहा है। ठीक है, तो ये पूरा क्या होगा, तेल हमारा यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होगा। आपको पता है तेल क्या है, तेल एक द्रव्य है। ठीक है, और जहाँ पे भी द्रव्य आ जाता है वहाँ पे द्रव्यवाचक संज्ञा लग जाती है, लेकिन द्रव्यवाचक संज्ञा केवल वहाँ पर लगती है जहाँ पर ये एक वचन में हो। ठीक है, यहाँ पर ये बहुवचन में प्रयोग हुआ है क्योंकि कई प्रकार के तेलों की बात हो रही है। तो जहाँ पर ये बहुवचन आ जाए वहाँ पर ये सीधा जातिवाचक बन जाता है। ये केवल एक को डिनोट नहीं करता, ये पूरी जाति को वहाँ पर प्रदर्शित करता है। तो तेल में कौन सी संधि है यहाँ पर, जातिवाचक संज्ञा। हिंदी में कारकों की संख्या कितनी मानी गई है। तो हिंदी में कारकों की संख्या कितनी मानी गई है, संख्या, तो कारक माने गए हैं 8। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए आपदान से, आपने ऐसे पढ़ा होगा ना, तो उन्हीं को बोला जाता है कारक, और इनकी संख्या है 8। इनको भी पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, और जब पढ़ेंगे तो मैं आपको इतना अच्छे से समझाऊंगा कि आपको फिर दोबारा कभी इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगला है सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है। तो सूर्य शब्द का जो स्त्रीलिंग होता है वो होता है सूर्या। ठीक है, जो क्रिया अभी भी हो रही हो, जो क्रिया अभी हो रही हो उसे क्या कहते हैं। तो वह क्रिया जो अभी भी, यह वह काम जो अभी भी हो रहा है, वर्तमान में चालू है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं अपूर्ण वर्तमान। यानी कि वर्तमान तो है लेकिन अभी ख़त्म नहीं हुआ है, इसी को तत्कालिक वर्तमान भी बोला जाता है। यानी कि काम चल रहा है, काम वर्तमान में है और चल रहा है, उसी को बोला जाता है अपूर्ण वर्तमान। सामान्य वर्तमान की बात करें तो वही होता है जैसे कि वो खाता है, वह पीता है, वो पढ़ता है, वो खेलता है, ये क्या है, सामान्य वर्तमान है। संदिग्ध वर्तमान की बात करें तो खा रहा होगा, ठीक है, पी रहा होगा, ऐसे करके। ठीक है, अगर आप इसको इंग्लिश में टेंस के साथ कंपेयर करें तो सामान्य वर्तमान यानी कि प्रेजेंट, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है वो हो गया। संदिग्ध वर्तमान यानी कि जो प्रेजेंट जो फ्यूचर होता है ना, वो हो गया सिंपल फ्यूचर टेंस, वो हो जाएगा संदिग्ध वर्तमान में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस हो जाएगा ये। ठीक है, संदिग्ध भूत की बात करें तो संदिग्ध भूत में क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट वाला हो जाएगा कि गई होगी और आई होगी, ऐसे सिंपल पास्ट में हो जाएगा ये। ठीक है, तो यही आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होता है अपूर्ण वर्तमान, यानी कि जो प्रेजेंट में भी है और कॉन्टिन्यूस भी है, तो वो जारी है।
अगला है खून का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो खून का पर्यायवाची शब्द है इनमें से वो है शोणित, और बाकी जो अन्य शब्द हैं ये किसके पर्यायवाची हैं, ये सभी कौवे के पर्यायवाची हैं। ठीक है, कौवा का पर्यायवाची है, बाकी सभी वायस, पिशुन और करहट, और जो शोणित है ये किसका पर्यायवाची है, ये खून का है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारी हिंदी की पहली वीडियो है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको इसका भी अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा आपसे, और इसकी और ज़्यादा सीरीज़ आती रहेंगी और इससे भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आती रहेंगी। ठीक है, तो आप केवल सपोर्ट करते रहिए। अगला है दक्षिण का विलोम शब्द क्या है। तो दक्षिण का विलोम शब्द है वाम। ठीक है, वाम यानी कि उत्तर। जो अपनी बात से ना टले उसके लिए एक शब्द, तो जो अपनी बात से ना टले उसी को कहा जाता है अटल। ठीक है, जो अपने स्थान से ना डिगे उसको अडिग कहा जाता है, जो टूटने वाला ना हो उसे अटूट कहा जाता है, जो जिसको अपने स्थान से अलग ना किया जा सके उसे अच्युत कहा जाता है। ठीक है, निम्न में से उदाहरण चिन्ह कौन सा है। देखिए उदाहरण चिन्ह कौन सा होता है, तो उदाहरण चिन्ह वो होता है जैसे हम इंग्लिश में जिनको बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड कॉमा यानी कि अगर आपको किसी का स्टेटमेंट को कोट करना है तो आप वहां पर इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग कर लेते हैं कि उसने ऐसा कहा था, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको ध्यान में रखना है। साइन से काफ़ी प्रश्न बन रहे हैं पेपर में, जैसे अर्धविराम से पूछा जाता है, तो अर्धविराम का साइन क्या होता है, अर्धविराम का साइन होता है ये। अगर उपविराम पूछेगा तो उपविराम होता है ये वाला। ठीक है, दोनों बिंदु लग जाते हैं उसमें। अगर पूर्ण विराम पूछेगा तो फिर ये हो जाता है, और अगर पूछेगा अल्प विराम तो फिर कॉमा लग जाता है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न पेपर में बन रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है, देखिए देख लेते हैं वाक्यों को। उसकी बहुत हानि हुई, तो बहुत नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा उसकी बड़ी हानि हुई। ठीक है, अपना हस्ताक्षर लगा दो, तो हस्ताक्षर किए जाते हैं, लगाए नहीं जाते, तो अपना हस्ताक्षर कर दो हो जाएगा। ठीक है, सब ने यहाँ राय दी, ये बिल्कुल सही वाक्य है, ये बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। एकमात्र दो उपाय हैं, तो देखिए एकमात्र दो उपाय, ये तो साफ ही पता चल रहा है कि ये गलत है, क्योंकि कभी ऐसा तो हो नहीं सकता कि एकमात्र हो और ऊपर से दो हो। ये तो वही वाली बात हो गई ना कि जैसे कि आप दोनों अकेले कहाँ गए, तो जब दो गए तो अकेले कैसे हो सकते हैं फिर। तो यहाँ पर हो जाएगा एकमात्र की जगह पर केवल। ठीक है, तो केवल दो उपाय हैं, ये हो सकता है, लेकिन एकमात्र दो उपाय हैं। हम जब शुद्ध वाक्यों के बारे में पढ़ेंगे तो मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, संज्ञा से रिलेटेड एरर कैसे आते हैं, नाउन से रिलेटेड हो गए, ठीक है, प्रोनाउन से रिलेटेड, एडजेक्टिव से रिलेटेड एरर कैसे आते हैं, वो सब हम इनको देखेंगे जब हम टॉपिक वाइज में जाएंगे हिंदी के अंदर। ठीक है, कान पकड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो कान पकड़ना मुहावरे का अर्थ होता है प्रतिज्ञा करना। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला है हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हिंदी पढ़ रहे हैं और आपको ये पता होना चाहिए कि हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई को मनाया जाता है। अगर हम राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात करें तो वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस की बात करें तो वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसी के दिन 1826 को हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र जो साप्ताहिक था कलकत्ता से प्रकाशित होता है, उदंत मार्तंड, और जिसके प्रथम संपादक होते हैं पंडित जुगल किशोर शुक्ल। ठीक है, तो पंडित जुगल किशोर शुक्ल ये उदंत मार्तंड के प्रथम संपादक थे, और उदंत मार्तंड जो था ये प्रथम हिंदी भाषा का समाचार पत्र था। 1826 में प्रकाशित होना ये शुरू हुआ था और कलकत्ता से ये आता था। 30 मई को ये इसकी शुरुआत हुई थी, इसीलिए इस दिन हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे हिंदी से रिलेटेड 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, और आने वाली वीडियो में देखिए आपको प्रैक्टिस सीरीज सबसे अच्छा तरीका होता है। अगर आपको कोई भी चीज़ पढ़नी है, कोई भी चीज़ को आपको अगर जल्दी से सीखना है, प्रैक्टिस सीरीज के अंदर आप एक तो क्वेश्चन की फॉर्म में उनको देख लेते हैं, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाती है, और उसके साथ मैंने आपको एक दो एक्स्ट्रा फैक्ट और बता दिए, आपको कई सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, बहुत जल्दी टॉपिक वाइज वीडियोस भी आएंगी, जैसे उत्तराखंड में आती रहती है वैसे ही हिंदी में भी आएंगी, और प्रैक्टिस सीरीज हम इसकी करते रहेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।